हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग यूनिट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ हम लोग मैटर से रिलेटेड लॉ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में आपको बता दें और देन इसकी समरी में आते हैं। यूनिट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, अर्थात द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस यूनिट का नेम है स्टेट ऑफ मैटर्स, अर्थात पदार्थ की अवस्थाएं, तो यहाँ मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? हाउ टू वी आइडेंटिफाई मैटर बाय देयर फिजिकल कंडीशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज, कैसे पहचान करेंगे हम इन्हें भौतिक अवस्थाओं के आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर। देन कुछ टेक्सोनॉमी क्लियर करेंगे इस चैप्टर की, जो कि इस मैटर्स के लिए लागू होगी, और जितने भी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे उन सभी के लिए वो टेक्सा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देन यूनिट को अगर हम सेकेंडरी वे पर नॉमिनेट करें तो इसे हम गैसियस लॉ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ मोस्टली हम लोग गैसी नियम पढ़ने वाले हैं या ऐसे रूल्स नियम पढ़ने वाले हैं जो इन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं, उनकी कंडीशंस को प्रूव करते हैं। उनमें से बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस, और भी कुछ विशेष प्रकार की कंडीशंस हैं जिनको लेकर के हम इस स्टेट ऑफ मैटर यूनिट को डिफाइन करेंगे। नाउ फर्स्ट वी डिफाइन वर्ड स्टेट ऑफ मैटर में से केवल मैटर को डिफाइन करते हैं, अर्थात पदार्थ को डिफाइन करते हैं। इसे द्रव्य भी कहते हैं और मैटर भी कहते हैं। इस टेक्सा में अंतर है द्रव्य एंड द्रव। जब हम द्रव्य कहेंगे तो ये मैटर है, और जब द्रव कहेंगे तो वो एक स्टेट है इस मैटर की जिसे लिक्विड कहते हैं। तो लिखने में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी दोनों में ही डिफरेंस है। तो व्हाट इज मैटर? अ इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका अपना कुछ निश्चित भार है, वेट, एंड हैव अ फिक्स कंपोजिशन। तो डेफिनेशन कंप्लीट हुई कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका अपना निश्चित भार है और अपना निश्चित संगठन है, मैटर कहलाता है। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं अवस्थाओं के बारे में, स्टेट्स के बारे में। मोस्टली मैटर्स आर क्लासिफाइड इन 3 states: solid, liquid and gas। अर्थात पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, जिन्हें ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। इन होल यूनिवर्स मोस्टली मैटर्स आर present in 3 states: solid, liquid and gas. But in solution case we studied 9 type of matters or 9 type of solutions. Then वो एक different case होगा। सामान्यतः भौतिक अवस्था के आधार पर हम पूरे यूनिवर्स में पदार्थों को 3 रूपों में देख पाते हैं और 3 रूपों में इनकी स्टडी कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 स्टेट्स की कंडीशंस को, इनकी प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल सिम्टम
के आधार पर डिफाइन करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं और देन इनकी टेक्सोनॉमी के बारे में आपको बताते हैं। नाउ फर्स्ट वी डिफाइन सॉलिड्स। ठोस क्या है? तो अगर हम इनके 2 क्राइटेरिया की स्टडी करें, फर्स्ट इज शेप एंड अदर इज वॉल्यूम, तो इजीली इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। वे पदार्थ जिनकी आकृति यानी शेप और आयतन यानी वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट हों, निश्चित हों, उन्हें सॉलिड या ठोस पदार्थ कहते हैं। यानी ये दोनों क्राइटेरिया हमारे माइंड में हो कि उनका शेप भी सर्टेन है और उनका वॉल्यूम भी सर्टेन है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, आयरन एंड डिफरेंट। अगर एक स्टोन को सपोज दैट इस शेप का है ये स्टोन और इसका वेट करते हैं 5 kg प्राप्त होता है और इसे टफ सनलाइट में रख देते हैं, तेज सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। आफ्टर 5 days, आफ्टर 10 days, सम एक्सेट्रा डेज, हम इसे ऑब्जर्वेट करते हैं तो क्या पाते हैं कि जैसा इसका शेप था उसी प्रकार का शेप है, यानी नो चेंज इन शेप, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब वेट लेते हैं तो वेट भी इसका वही प्राप्त होता है जो हमने पहले किया था। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इनकी शेप सर्टेन है और जो इनका वॉल्यूम है वो भी निश्चित है। तो डेफिनेशन हो गई कि वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, सॉलिड के। नाउ सेकंड स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड, द्रव। उन्हीं दोनों फिजिकल कंडीशंस के आधार पर इसे भी डिफाइन करेंगे, अर्थात शेप और वॉल्यूम के आधार पर इसको भी डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल। सपोज दैट इन अ वेसल 1 liter milk is present. The volume of milk is 1 liter. यानी जो इस बर्तन में मिल्क लिया है उसका आयतन 1 लीटर है। तो जैसे ही इस बर्तन में उसे डाला गया है उसने इस बर्तन का आकार ले लिया, शेप ले लिया। और अगर इसी 1 लीटर मिल्क को हम एक कोनिकल फ्लास्क में डाल दें, इस तरह के शेप वाले पॉट में या इक्विपमेंट्स में डाल दें, तो वह इसका शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा। और ऐसे ही किसी अदर शेप वाले पॉट में डाल दें, सपोज दैट सिलिंड्रिकल बीकर में डाल दें, तो भी उसका वॉल्यूम 1L ही रहेगा। लेकिन जिस भी आकार के बर्तन में हम उस द्रव को डालेंगे, उस मिल्क को डालेंगे, वह उसी का आकार ले लेगा। इससे क्या पता चला कि जो लिक्विड हैं उनकी शेप यानी उनका जो आकार है वह अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है। लेकिन वॉल्यूम तो सभी में 1 लीटर रहा, अर्थात उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आयतन कैसा हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा या सर्टेन हो जाएगा। तो अब यहां से डेफिनेशन बन गई कि वे पदार्थ जिनकी आकृति अनिश्चित, लेकिन उनका जो आयतन है वह निश्चित होता है। आकृति अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, वे लिक्विड कहलाते हैं। तो डेफिनेशन कंप्लीट हुई यहां से कि वे पदार्थ जिनकी आकृति अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, उन्हें हम द्रव कहते हैं। और एग्जाम्पल वाटर,
milk, petroleum substance, etc. Now third state of matter is gas. Most important for this chapter. What are gas? तो हम यहाँ इन्हें इन्हीं दोनों फिजिकल कंडीशंस के आधार पर डिफाइन करें. सपोज दैट इन अ balloon, (450 ml quantity of gas is present, but in a different shape of tube. This gas is passed. Also volume is 450 ml. And etc. shape में अगर हम इन्हें शिफ्ट करें तो ये उसी के आकार में परिणत हो जाए. तो हमने देखा कि जब हम इसे शिफ्ट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम एटमॉस्फेरिक रीजन से यानी बाह्य वातावरण से इनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. डिफ्यूजन को हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं. और यहाँ नॉर्मली बता दें कि क्या है विसरण. जब अधिक सांद्रता वाले अणु कम सांद्रता वाले अणुओं की ओर अभिगमन करते हैं तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं. तो गैसों का नेचर है डिफ्यूज्ड हो जाना. तो जो क्वांटिटी ली गई है यहाँ वह धीरे धीरे करके डिफ्यूज्ड हो जाएगी, जिससे इसके वॉल्यूम में कुछ परिवर्तन मिलेगा. यही सेम कंडीशन यहाँ की. अगर ट्यूब में ये गैस भरी जाए तो धीरे धीरे करके डिफ्यूज्ड हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप इसके वॉल्यूम में कोई चेंज मिलेगा. तो हमने देखा कि जिस भी आकार में हम इसे चाहें भर सकते हैं और इसका जो वॉल्यूम है वो परिवर्तित प्राप्त होता है. तो दोनों ही अनिश्चित हैं, अर्थात इसकी आकृति अनिश्चित और इसका आयतन भी अनिश्चित. तो यहां से डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं इसकी कि वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन अर्थात शेप और वॉल्यूम दोनों ही अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं, वे गैस पदार्थ कहलाते हैं. सपोज दैट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, अमोनिया एंड सम एक्सेट्रा गैसेस. तो अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर की टैक्सोनॉमी में और इनके 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं. यहाँ से सबसे पहला पार्ट है आपका वॉल्यूम, आयतन. जैसा कि अभी हम लोगों ने मैटर की क्लासिफिकेशन में कंप्लीट किया, वॉल्यूम के बारे में सीखा. एक तरह से उस पदार्थ की मात्रा है ये. इसे इस यूनिट में सिंबलाइज करेंगे V से. ये आपके लिए सिंबल्स बहुत आवश्यक हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग वहाँ इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करेंगे. तो V फॉर वॉल्यूम अर्थात आयतन. इसे मेजरमेंट करेंगे कई बार लीटर में 1L और मोस्टली ml में, मिलीलीटर में. देन आपने पढ़ा है 1L इक्वल्स टू 1000 ml. तो इसके आधार पर हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे. तो याद रहे आपको कि जो वॉल्यूम है वो मोस्टली आपको लीटर में या ml में मिलेगा. नाउ नंबर 2, टेम्परेचर, ताप. इसे T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से. और मोस्टली आपको ये 2 यूनिट्स में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस या केल्विन टेम्परेचर. इसका इंटरचेंज बता देता हूं आपको. यहाँ इस चैप्टर में हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिलेगा जिसका वैल्यू 273 होगा. उसके आधार पर हम इनका चेंजमेंट कर सकते हैं. एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसे A0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर से भी रिप्रेजेंट करते हैं.
बट यहाँ पर हम मोस्टली इसको के से ही सिंबलाइज करेंगे। तो चेंजमेंट्स देख लो। सपोज दैट टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, देन कहता है कि इस 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में यानी परम ताप में बदलिए। तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू ऐड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ 273 ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 273 केल्विन। तो ये हमने डिग्री सेल्सियस को बदल दिया केल्विन टेम्परेचर में। और अगर आपको केल्विन में वैल्यू दी है, सपोज दैट 298 केल्विन दी है और इसे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री सेल्सियस में, तो आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू माइनस करना होगा। तो जब माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्टेड वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हम इस टेम्परेचर को 2 फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। Now third is pressure, दाब। इसे इस चैप्टर में P सिंबल से डिनोट करेंगे, P फॉर प्रेशर। बट आपको रिमार्क करा दूं कि डाल्टन्स लॉ में स्पेशली पार्शियल प्रेशर की बात होगी। उस केस में हम इनके साथ में गैसियस सब्सटेंस या अकॉर्डिंग टू गैस सिम्बलाइजेशन लेटर्स यूज करेंगे, बट P फॉर प्रेशर। तो यहाँ इसका सिंबल P होगा और मोस्टली P की जो यूनिट है वह ATM है। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं यानी वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो 1 ATM यानी एक वायुमंडलीय दाब में नियर अबाउट 760 mm होते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट होगी जिसके आधार पर हम न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुटअप करेंगे और उनके आंसर्स को कैलकुलेट करेंगे। 1 ATM इक्वल्स टू 760 mm। तो या तो आपको P का वैल्यू यानी प्रेशर का वैल्यू mm में मिलेगा और या फिर आपको ATM में मिलेगा। कई बार लैंग्वेज में एटमॉस्फेरिक लिखता है, वायुमंडलीय दाब कह देता, कोई वैल्यू नहीं बताता। तो जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा मिले या वायुमंडलीय दाब मिले तो उसे 1 ATM काउंट करेंगे और 1 ATM इक्वल्स टू 760 mm। तो इसी प्रकार अगला टेक्सा आपका डेंसिटी होगा, घनत्व कहते हैं इसे, और इसे सिंबलाइज करेंगे D लेटर से, यानी इसका सिंबल D होगा। देन मॉलिक्यूलर वेट से अणुभार, और अणुभार को मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर सिंबलाइज करेंगे सिंबल M से। तो ये मोस्टली हमें ग्राहम्स लॉ में केस मिलेंगे अणुभार के लिए और डेंसिटी के लिए। वहाँ आपको डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से इनकी कंडीशंस हैं और कैसे ये उस लॉ में उपयोग किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन टर्म और कंडीशंस यानी टैक्सोनॉमिकल सिंबल्स को माइंड मेकअप कर लीजिए। इनके आधार पर हम गैसियस लॉ स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, यानी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। जब हम इन लॉ को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ इन सभी कंडीशंस की आपको आवश्यकता होगी, तो इसलिए इनके वैल्यूज लर्न कर लीजिए। और साथ ही साथ हम लोग मॉलिक्यूल्स में, वो चाहे सॉलिड के हों या लिक्विड के हों या गैस के, चूँकि मोस्टली गैसियस लॉ गैस के लिए ही हैं, फॉलो करते हैं, तो हम उसी कंडीशंस में इनका अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर, अणुगति मॉडल के आधार पर उनकी व्याख्या करेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन आपको समझाएंगे और उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर उन गैसियस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे
उनके डेरिवेशन पढ़ेंगे और उनकी सभी लिमिटेशंस यानी सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।